आदरणीय श्री सतपाल गुप्ता जी, पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान भाई ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री मेरे छोटे भाई भाई अनिल गुप्ता जी, मंच के उस और विराजित पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग महानुभाव। हालांकि मैं जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हों या परिवार के बुजुर्ग हों, मैं सभी को नाम से जानता हूं। महेश जी, अशोक जी, शांति जी, चंद्रदेव जी, योगेंद्र जी, तो लेकिन एक एक का नाम लूँगा तो बड़ी लंबी श्रृंखला हो जाएगी, कई लोग बुरा मान जाएंगे। सभी महानुभावों, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस जीएसटी के सेमिनार के लिए हमें याद किया। जब आदरणीय सतपाल गुप्ता जी का फ़ोन आया, उनसे बात हुई कि पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के लिए एक जीएसटी के सेमिनार करनी है, तो बड़ी सहर्ष मैंने उसकी स्वीकृति प्रदान की कि मेरे लिए बड़ा परम सौभाग्य है कि अपने लोगों के बीच में जाके एक नए कानून को शिक्षित करना है, एजुकेट करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत उसके लिए स्वीकृति प्रदान की। उसके 2 दिन बाद अनिल भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि राजीव जी एक काम करते हैं, इसका अगर कोई चार्जेस हो इस सेमिनार के तो वो आप बता दीजिएगा, वो हम पे कर देंगे। तो मैंने अनिल जी से सिर्फ एक बात पूछी कि अनिल जी, आप पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के परिवार के सदस्य हो, आप महामंत्री की सेवा दे रहे हो, तो मैं अपने परिवार की सेवा कर पाऊँ, आप मुझे उससे वंचित क्यों रखना चाहते हो? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में हूँ, मैं एक एडवोकेट बाद में हूँ, पहले मैं पेपर मर्चेंट एसोसिएशन परिवार का एक बच्चा हूँ। और यहाँ जितने भी हैं, मैंने कभी किसी को नाम से पुकारा ही नहीं, कभी किसी को चाचा जी, किसी को अंकल जी, किसी को ताऊ जी। तो ये तो पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का हमारा परिवार है। तो इस कारण मेरे लिए एक विशेष बात है, विशिष्ट बात है कि जब मैं अपने परिवार में आज यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस करने के लिए जीएसटी के सेमिनार के लिए आया हूँ, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है और मैं इसको तहे दिल से एक्नॉलेज करता हूँ। आज का सब्जेक्ट है जीएसटी। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो जीएसटी नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। माई यूएसपी इज इनकम टैक्स एंड बजट। मैं तो सिर्फ इनकम टैक्स पे और बजट पे बोलता हूँ। अब उसका कारण ये नहीं है कि मुझे जीएसटी आता नहीं है, इनकम टैक्स या बजट के अलावा और कुछ आता नहीं। असल में अपना अपना सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो एक मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट है। उस प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण मैं इनकम टैक्स और बजट के अलावा और किसी सब्जेक्ट पे बोलने से संकोच करता हूँ। लेकिन यदि अपने परिवार को एजुकेट करना है तो मुझे यहाँ जीएसटी पर बोलने में 1% भी कोई संकोच नहीं। आवाज़ तो ठीक है, नहीं आ रही? आवाज़ ठीक नहीं आ रही क्या? सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, और जिन लोगों ने समझा होगा और सीखा होगा, उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि 15-15, 20-20 घंटे और 40-40 घंटे भी अगर जीएसटी पढ़ा जाए तो पूरा समझ में नहीं आता। तो हम लोगों के लिए बड़ा हिलेरियस टास्क है कि हम 3 घंटे में आपको जीएसटी पूर्ण रूप से समझा पाए। ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक पूरा प्रयास है कि इस 3 घंटे या 3.5 घंटे के समय में हम आपको पूरा जीएसटी का ओवरव्यू दे दें। जो क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, उन क्वेश्चंस का आपको डेलिब्रेशन के अंदर उत्तर मिल जाएगा, बशर्ते कि आप तन्मयता से सुनते रहें। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन किसी का रह जाए, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है और कई बार 1-to-1 क्वेश्चन आंसर करने में समय बड़ा बर्बाद हो जाता है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का अंत में यदि क्वेश्चन बच जाए तो हम यही हैं, आपके क्वेश्चन को 1-to-1 को रिप्लाई कर देंगे। और अगर बाई चांस उसके बाद भी रह जाए तो हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं। आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको उचित रूप से रिप्लाई किया जाएगा। मेरे साथ आज सेमिनार में मेरे 2 पार्टनर आकाश जैन जी और संदीप जैन जी हैं। ये दोनों इनकम टैक्स के जीएसटी के और वैट के इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक्सपर्ट हैं। और एक ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन की जीएसटी की किताब छपी है, टैक्समैन की किताब छपी है, उनके ऑथर हैं भाई संदीप जी।
वर्क कॉन्ट्रैक्ट की किताब छपी है, उसके ऑथर हैं भाई आकाश जी। तो हमारी फर्म में पूरा सुपर स्पेशलाइजेशन है और इन दोनों ने आज मेरे निमंत्रण पर पेपर मर्चेंट एसोसिएशन में आने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। मेरी ओर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं आपको जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें जीएसटी के बारे में मोटी मोटी जानकारी होगी, बहुत से ऐसे होंगे जिनको बारीक जानकारी होगी और बहुत से ऐसे होंगे जो बिल्कुल कोरे होंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरी चीज़ बताऊँ। तो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आइडिया क्या है, ये कहाँ से आया, आने वाला समय कैसे बदलने वाला है, आने वाले समय में क्या क्या जटिलताएं होने वाली हैं और आने वाले समय में क्या क्या कठिनाइयां हमारे सामने आने वाली हैं और क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो मैं सारे के सारे आपके समक्ष रखूँगा। और मेरे बाद वाले दोनों स्पीकर्स एक एक सब्जेक्ट को बारीकी से डील करेंगे जिसकी आज आवश्यकता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी है क्या, बताओ ये कब आया। आपको बड़ा ताज्जुब होगा सुनने के बाद कि जीएसटी की परिकल्पना एज ए कॉन्सेप्ट आज से 97 ईयर्स पहले हुई थी। सन 1920 में जर्मनी में इसकी परिकल्पना हुई थी एंड फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954। 1954 में पहला जीएसटी फ्रांस में लगा और हिंदुस्तान से पहले 160 कंट्रियों में जीएसटी लागू हो चुका। भारत 161वां देश है जहां जीएसटी लागू होने जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट तो इस्टेब्लिश हो चुका। जीएसटी का कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब इतनी कंट्रियां इस एक्सपेरिमेंट से गुजर चुकी हों, इतनी कंट्रियां उस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हों, तो सभी से थोड़ा थोड़ा लेके और हमें अपना कानून बनाना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी। हमारे देश में जो परिकल्पना जीएसटी की आई वो 2003 में आई कि भारतवर्ष में भी जीएसटी को लागू किया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये भैया इको बढ़ा दिया माइक में आपने, थोड़ा इको कम करो इसकी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बड़ी सरल भाषा में पूरे सारी चीज़ें आपको समझाऊं और आपको यदि कहीं लगे कि मेरी भाषा कुछ कॉम्प्लिकेट हो रही है तो जरा प्लीज इशारा कर दीजिएगा। तो भारतवर्ष में जीएसटी का कानून बनाना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी। तकलीफ थी हमारा संवैधानिक ढांचा। वर्ष 2003 में जीएसटी का परिकल्पना की गई कि भारत में जीएसटी लागू किया जाए और उसके लिए किलकर कमेटी बनाई कि किस तरीके से जीएसटी को भारत में लाया जाए। अब पहले भारत की कर व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पुरानी फिल्में देखी। पुरानी फिल्मों में हमने देखा कि राजा को लगान वसूलना है, उसने घोड़े पर अपने सिपाही भेजे, वो किसान के यहाँ गए और उसके यहाँ से गेहूं की बोरियां उठा ली। तो हमें समझ में आया कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी और लगान वसूलना, कर वसूलना वो राजा की मर्जी पर निर्भर था। लेकिन प्रजातंत्र में व्यवस्था बिल्कुल बदल गई। इन डेमोक्रेसी वी आर गवर्न्ड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा एक संविधान है और हमारे संविधान की धारा 265 है जो कहती है कि हमारे देश में कोई भी टैक्स ना तो लगाया जा सकता ना वसूला जा सकता बिना किसी लिखित कानून के। यानी ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी सरकार आ जाए, जब तक कोई लिखित कानून ना बने, जब तक कोई टैक्स वसूला नहीं जा सकता। हमारे देश की जो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब एक केंद्र सरकार है और दूसरी राज्य सरकार। राज्य सरकार के अपने दायित्व और केंद्र सरकार के अपने दायित्व। दोनों को अपने अपने दायित्व निभाने के लिए इनकम चाहिए, पैसा चाहिए। एंड सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्सेस। अब कौन सा टैक्स कौन लगाए? राज्य सरकार कौन सा टैक्स लगाए और केंद्र सरकार कौन सा टैक्स लगाए, या एक ही टैक्स दोनों आदमी लगा दें तो ये तो बड़ा अव्यवस्था फैल जाएगी, गड़बड़ झाला हो जाएगा। तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, और एक है 7th शेड्यूल। उसमें क्लियर कट डिमार्केशन कर दिया कि राज्य सरकार कौन सा टैक्स लगाएगी और केंद्र सरकार कौन सा टैक्स लगाएगी। 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 है, वो केंद्र सरकार के जो कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र है उसकी व्याख्या करती है, और जो सेकंड लिस्ट है वो जो राज्य सरकार के अधिकार के कानून क्षेत्र है वो उसकी व्याख्या करती है। तो हमारा बड़ा क्लियर डिमार्केशन हो गया कि कौन सा कानून, कौन सा टैक्स कौन सी सरकार लगाएगी, राज्य सरकार कौन सा टैक्स लेगी और केंद्र सरकार कौन सा टैक्स लेगी। अब जब आपको
इस व्यवस्था के साथ बदलाव करना हो तब हमें संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो मौजूदा व्यवस्था है अब उसको समझने की कोशिश करते हैं और एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, अब उस मैन्युफैक्चरर ने माल इंपोर्ट किया। अब दो बातें तो साफ समझ लें कि दो तरह के टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है सर। दो तरह के टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स लिस्ट 1 का सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स जो लगता है वो सिर्फ केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं लगा सकती। अब एग्जाम्पल से समझें कि हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स की जो मौजूदा कर प्रणाली है वो है क्या। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने माल इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करते समय उसको कौन कौन से टैक्सेस लगे, आप जवाब देते रहे। कस्टम ड्यूटी के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। एक हो गई CVD काउंटरवेलिंग ड्यूटी इम्पोज अंडर सेक्शन 3(1) and 3(3) ऑफ कस्टम्स एक्ट, एंड द थर्ड इज SAD स्पेशल एडिशनल ड्यूटी विच इज इम्पोज अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, ठीक है सर। जब आपने कस्टम ड्यूटी ली तो आपको कस्टम ड्यूटी के 3 टुकड़े लगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, CVD और SAD। ये तीनों किसने लगाए? केंद्र सरकार ने। इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। बेसिक कस्टम ड्यूटी का सैनवेट आपको नहीं मिलता। जब मैन्युफैक्चरर ने माल इंपोर्ट किया तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो गई। जो CVD आपने पे की, CVD इज इम्पोज्ड एंड लेविड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, उसका काउंटर पार्ट है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको CVD का सैनवेट मिल गया। और जो SAD है बेसिकली दिस इज ए काउंटर पार्ट ऑफ VAT, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसको SAD का भी सैनवेट मिल गया। ये तीनों ड्यूटी किसने लगाई? केंद्र सरकार ने लगाई। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी खत्म हो गई, CVD का आपको सैनवेट मिल गया, SAD का आपको सैनवेट मिल गया। और यदि ये मैन्युफैक्चरर की जगह ट्रेडर होता तो SAD CVD का इसका खत्म हो जाती, CVD इसकी बेकार हो गई, CVD का इसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। जो SAD है उसका इसको रिफंड मिलेगा, SAD रिफंड आफ्टर द सेल। बात समझ में आ गई? अब फिर इस मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी। जब मैन्युफैक्चरिंग करके इसने अपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया तो अब क्या लगा? एक्साइज ड्यूटी। द मोमेंट द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉन्डेड हाउस, जो एक्साइज बॉन्डेड हाउस है, जो एक्साइज गोडाउन है आपका, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जैसे ही आपने अपने माल को वहां से निकाला तब आपको क्या लगेगी? एक्साइज। और उस माल को वहां से बाहर निकालने के बाद यदि आपने उसको बेच दिया, बाहर आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि आपने बॉन्डेड गोडाउन से बाहर निकाला, किसी दूसरे गोडाउन में रख दिया, या वहां से आपने ब्रांच ट्रांसफर कर दिया। जब आपने ब्रांच ट्रांसफर किया तो क्या करेंगे आप? F फॉर्म के अगेंस्ट ट्रांसफर कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी लेकिन सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, VAT नहीं लगेगा। जब आप उसको बेच देंगे तब क्या लगेगा? VAT लगेगा। अब VAT किसका